नमस्कार दोस्तों, सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो हमारा ऐतिहासिक काल चल रहा है उसी सीरीज में हमारे आज की नेक्स्ट वीडियो है पौरव या पर्वताकार राजवंश। इससे पहले हमने यानी वर्धन वंशकालीन उत्तराखंड और हर्षकालीन उत्तराखंड, और उसके पश्चात यानी जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर कौन सी प्रमुख राजवंश और या जनपदों का उदय होता है उसके बारे में जाना था। तो उनमें से एक हमारा पौरव या पर्वताकार राजवंश था, जिनका प्रमुख फेमस ब्रह्मपुर राज्य था, जहाँ वैनसांग ने यात्रा की थी। तो आइए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, तो इसलिए इसको हमने अलग से एक वीडियो में बनाने के लिए कहा था। तो आइए इसमें जानते हैं कि हमारा जो पौरव या पर्वताकार राजवंश है, इससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें आप थोड़ा कहानी को समझ के चलेगा कि यहाँ पर कहानी क्या है। यानी जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, जो हमारा उत्तराखंड है यानी मध्य हिमालय है पूरा, वह अनेक उसमें बहुराजकता छा जाती है, और जो भी स्थानीय लोकल जो राजा थे वो खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं और खुद ही अपना स्वतंत्र राज्य चलाने लगते हैं। तो इसी क्रम में जो पौरव थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते हैं। इसमें देखते हैं हम, जो पौरव और पर्वताकार राजवंश है, ये कुनिंदों के बाद यहाँ पर दूसरी प्रमुख राजनीतिक शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर और राजनीतिक शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन प्रमुख यानी इनका जो राज्य क्षेत्र था और इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। और अन्य प्रमुख राजवंश है, उनका राज्य क्षेत्र भी कम था और उनसे संबंधित चीज़ें हमें कम प्राप्त होती है, चाहे वो साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए, चाहे पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए। इसके बाद दूसरा फैक्ट है कि गुप्त साम्राज्य व हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में जिन छोटे छोटे सामंती राज्यों का उत्थान हुआ, उनमें से पौरव या पर्वताकार राजवंश प्रमुख था। यानी जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, कुछ समय हर्षवर्धन के अधीन रहता है, तो उसके बाद जो उत्तर भारत में जो छोटे छोटे सामंती राज्य था, उनमें से एक था हमारा पौरव या पर्वताकार राजवंश। इसके बाद इसकी अगर राजधानी की बात की जाए, जो इसकी राजधानी है वह ब्रह्मपुर है, और ब्रह्मपुर को किमोपोलो नाम से संबोधित किया गया वैनसांग के यात्रा वृत्तांत में। यानी यह एक क्या है, चीनी नाम है जिसे उसने वैनसांग ने यहाँ पर यात्रा की थी, इसलिए उसने इसका जिक्र किया है कि जो जहाँ वो गया था उसका नाम किमोपोलो बताया गया है। पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य उनमें से एक था। यानी जो ये उत्थान हुआ था ये छोटे छोटे सामंती राज्यों का, उनमें से जो पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य था वो उनमें से एक था। और इसके अगर विवरण की बात की जाए तो सर्वाधिक विवरण वैनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। यानी जो उसने यात्रा विवरण दिया है उसमें इसकी जानकारी हमें काफ़ी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है पौरव या पर्वताकार राजवंश के बारे में। इसके बाद अगर पौरव राजवंश से संबंधित विवरण या जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके साक्ष्यों की बात की जाए कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें पौरव या पर्वताकार राजवंश से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अगर साहित्यिक कोई भी इतिहास से संबंधित कोई भी चीज हो या कोई भी विवरण हो, उसकी जो जानकारी है उसको दो भागों में बांटा जाता है, साहित्यिक और पुरातात्विक। इन दोनों भागों में इसको बांटा जाता है। तो इसी आधार पर हम इसको भी बांटते हैं, और इससे संबंधित हमें जो जानकारियां प्राप्त होती हैं साहित्यिक साक्ष्यों की बात की जाए तो वृहत संहिता यानी 12 मेहर की जो वृहत संहिता है उसमें इसका विवरण मिलता है। काफी कम विवरण मिलता है लेकिन मिलता है। इसके बाद पुराणों की बात की जाए तो मार्कंडेय पुराण में इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद वैनसांग का यात्रा वृत्तांत यानी सीओ की जो यात्रा वृत्तांत है उसमें इसकी काफी कुछ जानकारी पौरव वंश से संबंधित हमें प्राप्त होती है। और उसके बाद एक दूसरे चीनी यात्री थे युआन चुआंग के यात्रा वृत्तांत में भी थोड़ा बहुत जानकारी इस राजवंश से संबंधित हमें प्राप्त होती है। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज है यानी पुरातात्विक साक्ष्यों की बात की जाए तो इस पुरातात्विक साक्ष्यों में तालेश्वर के ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं 1915 में। यानी 1915 में हमें तालेश्वर जो अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ से हमें दो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, धोती वर्मन और विष्णु वर्मन के।
जिनसे इस राजवंश से संबंधित हमें 5 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसी के आधार पर ज़्यादातर जो इतिहासकार है इस राजवंश से संबंधित चीज़ें हमें पता चलती हैं और अनुमान लगाते हैं कि इस राजवंश से संबंधित कैसे रहे होंगे और किस प्रकार से उन्होंने शासन किया होगा। इसके बाद अगर हम पौरव या पर्वताकार राजवंश के कालखंड की बात की जाए, समय की बात करते हैं, तो जो इनका शासन काल था या इनके शासकों का जो शासन काल था वो विद्वानों में इसको लेकर काफी मतभेद हमें देखने को मिलता है। इसमें जो Y.R. गुप्ते हैं इन्होंने 6वीं सदी से 8वीं शताब्दी के बीच इनका शासनकाल माना है कि ये 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक जो हमें 5 शासक प्राप्त होते हैं ये शासन कर रहे होंगे, यानी पौरव या पर्वताकार राजवंश का शासन रहा होगा। इसके बाद दूसरे हमारे इतिहासकार है दिनेश चंद्र सरकार। इनके द्वारा 6वीं शताब्दी के आसपास इनका कालखंड माना जाता है कि इनका जो उद्भव है वो 6वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। नेक्स्ट कि हर्ष के पश्चात पौरव वंश का उदय, यानी अर्थात 647 ईस्वी के बाद इनका उदय होता है। कहा जाता है कि जो जबकि हर्ष की मृत्यु होती है तब उसके पश्चात हमें पौरव वंश देखने को मिलता है, यानी पौरव वंश का उद्भव तब हमें देखने को प्राप्त होता है। और यशोवर्मन के 725 ईस्वी में हिमालय अभियान, जब यशोवर्मन द्वारा मध्य हिमालय या उत्तराखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है तो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पौरव राजवंश के शासक रहते हैं, कहा जाता है कि ये उसके अधीन में आ जाते हैं और उसके अधीन ही शासन करने लगते हैं। तो यानी इसका जो कालखंड है इतिहासकारों द्वारा वो 647 ईस्वी के बाद और 725 ईस्वी से पहले माना जाता है, यानी इनका शासनकाल 647 से 725 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके बाद हम इनकी राजधानी पे बात करते हैं कि इनकी राजधानी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। सबसे पहले कि हमें पता है कि इनकी जो राजधानी थी उसका नाम ब्रह्मपुर था, जो 4000 ली 667 मील या 1065 वर्ग किलोमीटर में चारों ओर से घिरी हुई थी, यानी काफी विस्तृत भूभाग में यह फैली हुई थी। और इसकी जानकारी हमें वैनसांग के यात्रा वृत्तांत से हमें पता चलती है। और इसमें जो ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राजधानी से रिलेटेड कि जो राजधानी थी उसे पौरव राजवंश में कोट कहा जाता था। और जबकि अगर अन्य राजवंशों की बात की जाए, जो इससे पहले कुनिंद राजवंश हो या अन्य जितने भी राजवंश हमारे उत्तराखंड में आते हैं उनमें इसे हाट नाम से संबोधित किया जाता था, यानी इनके समकालीन जो भी राज्य हैं जनपद हैं उनके टाइम पीरियड में इसे हाट कहा जाता था, जबकि इसमें पौरव राजवंश में इसे कोट नाम से संबोधित किया गया है। और इसकी जो राजधानी की अगर हम स्थिति की बात की जाए, ये कहाँ वर्तमान में कहाँ स्थित रही होगी, तो इस पर भी हमें काफी विद्वानों में काफी मतभेद देखने को मिलता है इसकी स्थिति के आधार पर। आइए बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इसकी स्थिति विभिन्न क्षेत्रों यानी अलग अलग क्षेत्रों में बताई है। इसमें सबसे पहले प्रमुख इतिहासकार कनिंघम है। अगर इनकी बात की जाए, कनिंघम की बात की जाए, तो पश्चिमी रामगंगा के तट पर यानी लखनपुर, विराटपट्टन, कत्यूरू के रंगुलू बैराट यानी बागेश्वर वाला एरिया है, तो पश्चिमी रामगंगा के तट के आसपास वाले क्षेत्र पर यहाँ पर लखनपुर बैराटपट्टन के आसपास कत्यूरू की जो रंगीलो बैराट है उसे कनिंघम ने, बागेश्वर अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर इन्होंने कनिंघम ने जो ब्रह्मपुर थी उसकी स्थिति बताई है कि लगभग वहां पे ये स्थित रही होगी। इसके बाद पावेल पावेश नामक इतिहासकार हैं जिन्होंने कत्यूर घाटी यानी बागेश्वर के क्षेत्र में इनके जो ब्रह्मपुर है वह स्थित बताया है। इसके अलावा जो प्रमुख इतिहासकार हैं एटकिंसन व राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने भागीरथी घाटी में स्थित बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी के आसपास इनकी राजधानी क्षेत्र बताया है कि ब्रह्मपुर वहां पे बाड़ाहाट के आसपास भागीरथी घाटी में कहीं रहा होगा। इसके बाद M.A. फुरर है, इन्होंने गोविशाण के उत्तर में लालढांग के निकट पांडुवाला में यानी काशीपुर उधम सिंह नगर के आसपास लालढांग के निकट पांडुवाला के क्षेत्र में इन्होंने इसकी राजधानी बताई है। G.R.C. विलियम्स हैं, इन्होंने तपोवन से देवप्रयाग तक यानी श्रीनगर तक फैले क्षेत्र में विस्तृत पावन क्षेत्र में इन्होंने ब्रह्मपुर को बताया है कि ब्रह्मपुर यहाँ पर स्थित रहा होगा। इसके अलावा यशवंत कठोर जी हैं, उन्होंने दोदातोली स्थित वीणेश्वर के समीप दोदातोली विंसर के पास यानी पश्चिमी रामगंगा के वीणु के संगम के आसपास उन्होंने
ये राजधानी बताई। यानी अल्मोड़ा बागेश्वर वही वाला क्षेत्र है, पश्चिमी रामगंगा के तट वाला क्षेत्र। तो यहाँ इन्होंने भी उसके समीप ही जो ब्रह्मपुर था उसकी स्थिति बताई है। इसके अलावा देवप्रयाग के बछेली खाल में गंगा के तट पर ताचली धार के पास डॉक्टर नैथानी ने इसकी राजधानी बताई है कि जो ब्रह्मपुर था डॉक्टर नैथानी द्वारा वो देवप्रयाग के आसपास गंगा के तट पर बताया गया है। और टीसी त्रिपाठी द्वारा द्वारहाट अल्मोड़ा में, यानी अल्मोड़ा के द्वारहाट नामक स्थान पर ब्रह्मपुर की स्थिति बताई गई है। तो यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह पर इसकी स्थिति बताई है और इसके संबंध में कोई हमें स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं कि राजधानी वास्तव में कहाँ रही होगी। पर इतना जरूर लगता है कि जो ब्रह्मपुर था वह उसकी स्थिति कुमाऊं और गढ़वाल में थी। यानी जो पौरव राजवंश था वो कुमाऊं और गढ़वाल में कहीं ना कहीं रहा होगा। इसके बाद अगर हम जो हमारी राजधानी है पौरव वंश की राजधानी है ब्रह्मपुर, उसके अगर हम विस्तार की बात करते हैं कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसके संबंध में हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि जो विस्तार था, ब्रह्मपुर का विस्तार था, वह अलकनंदा नदी यानी चमोली के आसपास जो अलकनंदा नदी है वहाँ से लेकर करनाली और घाघरा नदी के आसपास तक, और इसके उत्तर में सुवर्ण गोत्र नामक देश यानी जो स्त्री राज्य है, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था, तो उत्तर में स्थित था। तो यहाँ ये अलकनंदा नदी से करनाली नदी तक, करनाली नदी नेपाल में बहती है, यानी नेपाल का काफ़ी बड़ा भूभाग भी इसके अधीन रहा होगा, पौरव राजवंश के अधीन रहा होगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो कनिंगम है इतिहासकार उन्होंने बताया है कि अलकनंदा व करनाली नदियों का संपूर्ण जो मध्यवर्ती प्रदेश है वह पौरव शासन के अंतर्गत रहा होगा। और इसके अलावा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल सहित यानी संपूर्ण जो क्षेत्र यानी वर्तमान जो उत्तराखंड है वह इसमें स्थित रहा होगा। यानी वहाँ पर ब्रिटिश जो हमारा वर्तमान उत्तराखंड है वहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल है, वहाँ पर पौरव राजवंश का शासन क्षेत्र रहा होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करें अगर तालेश्वर ताम्रपत्र की, जो एकमात्र स्रोत है यानी पुरातत्व एकमात्र स्रोत है पौरव या पर्वताकार राजवंश का, तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये अल्मोड़ा के तालेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है 1915 ईस्वी में, यानी 1915 ईस्वी में से खोजा गया। दूसरा यह संबंधित है पौरव राजवंश से। अगर इस पर लिखे लिपि और लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें गुप्त ब्राह्मी लिपि जो इसमें लिखी गई है वह गुप्त ब्राह्मी लिपि है, और इसमें जो लेख हैं वो संस्कृत भाषा में है। इसके बाद कि दोनों ताम्रपत्र में एक एक अंडाकार मुद्रा जुड़ी हुई है, जो ये दोनों ताम्रपत्र हैं इसमें एक एक अंडाकार मुद्रा जुड़ी हुई है। और इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें जो 5 पौरव वंशीय राजा के नाम हमें प्राप्त होते हैं। एक तो उनके नाम है इसमें 5 राजाओं के, और दूसरा उनकी वंशावली का वर्णन किया गया है। और इनमें जो मुद्रा बनी हुई है, जो ताम्रपत्र है उसमें जो मुद्रा बनी हुई है उसमें जो आकृतियां हैं, इसमें एक लेटा हुआ बिरसव के पीछे एक अन्य प्रतीक है जिसका हमें पता नहीं चलता है ये क्या है। दूसरा इसमें 4 पंक्तियों का एक मुद्रा लेख है, यानी 4 पंक्तियों में एक मुद्रा लेख लिखा हुआ है। और इसके अलावा बिरसव के सामने एक मछली या कछुए की आकृति बनी हुई है, और उसके नीचे संभवतः गरुड़ की आकृति, यानी एक पक्षी है जिसकी समानता विद्वानों द्वारा गरुड़ की आकृति से की जाती है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो इनका जो काल है वाई.आर. गुप्ते के अनुसार ये 4वीं सदी के गुप्त लिपि के समान है। यानी जो 4वीं सदी में जो गुप्त लिपि है उससे इसमें मुद्रा लेख है या जो इसमें लेख लिखी गई हैं उससे इसके समानता की जाती है। और कुछ इतिहासकार या ज़्यादातर इतिहासकार इसको 6वीं सदी से संबंधित ताम्रपत्रों के लिपि चिन्हों के आधार पर इसे 6वीं सदी से संबंधित मानते हैं। अगर तालेश्वर ताम्रपत्र की बात की जाए तो यहाँ से तालेश्वर जगह से हमें 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, एक धोती वर्मन का और दूसरा विष्णु वर्मन सेकंड का, यानी 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, जिनको चारण भी कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, इन्होंने कहा है कि ताम्रपत्र की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं
जो लिखा गया है, जो लेख लिखा गया है, उसके जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उनमें बाण शैली का अनुकरण किया गया है। यानी जो उनकी शैली है उसको उन्होंने बाण शैली कहा है कि ये बाण शैली से संबंधित है जो प्रारंभिक की पंक्तियां हैं। इसके बाद दोस्तों हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से इससे संबंधित जो प्रमुख राजवंश है, पौरवों के आसपास कौन से राजवंश हैं और उत्तराखंड की तत्कालीन उत्तराखंड की क्या परिस्थितियां हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, ये अलकनंदा नदी यानी ये चमोली वाला क्षेत्र है, यहाँ से अलकनंदा नदी बह रही है। तो जो इसका विस्तार बताया जाता है अलकनंदा नदी से लेकर ये नेपाल है, यानी उत्तराखंड का पूर्वी भाग ये कर्नाली नदी है जो आगे चलकर जिसका नाम घाघरा कहा जाता है। तो इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था और यहीं पर पौरव राजवंश शासन कर रहा होता है जो सोनवंशीय है। और इसके उत्तर में कहा जाता है सुवर्ण गोत्र नामक राज्य था और इसके ऊपर ये चमोली और उत्तरकाशी वाला जो ऊपरी भाग है इसको भोटांतिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी भोट राज्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर न्यूखरी राजवंश वहाँ पर शासन कर रहा होता है जिसके जो शासक रहते हैं सुरोंग बचन संगपो, यानी एक चाइनीज नेम है। इसके अलावा देवप्रयाग में हमें इनके जो समकालीन राज्य हैं, देवप्रयाग से हमें कल्याण वर्मन राज्य जो शासक है उसके राज्य का पता चलता है जिसका पलेठी शिलालेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके दक्षिण में गोविशान राज्य की जानकारी मिलती है और इसके जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर यानी देहरादून हरिद्वार का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर शत्रुघ्न राज्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है जिसकी राजधानी सुखगांव हरियाणा से उसकी समानता की जाती है। और यहाँ से देखिए ये अल्मोड़ा में तालेश्वर अभिलेख है या ताम्रपत्र है, यहीं से हमें 5 पौरव वंशीय शासकों के नामों की जानकारी प्राप्त होती है जिनमें है विष्णुवर्मन फर्स्ट, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धोतीवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। इनका जो कुल देवता है वो वीरणेश्वर स्वामी है और चीनी यात्री वैनसांग द्वारा यहाँ पर ब्रह्मपुर में यहीं ब्रह्मपुर के क्षेत्र की यात्रा की जाती है और इसमें बौद्ध धर्म का केंद्र तथा 5 बौद्ध विहार या मठ होने की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ जब इनका ये पौरव वंशीय शासन यहाँ पर रहता है तो कन्याकुब्ज में एक शासक रहता है यशोवर्मन। पहले ये हर्ष के अधीन रहते हैं, हर्षवर्धन के अधीन शासन कर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है 647 में तो ये क्या करता है अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर देते हैं। उसके बाद जो ये कन्याकुब्ज के शासक रहते हैं, इसी क्रम में यशोवर्मन 725 में हिमालय क्षेत्र का अभियान करते हैं और इसी क्रम में ये ब्रह्मपुर पर भी आक्रमण करते हैं और उत्तराखंड ये मध्य हिमालय पर आक्रमण होता है, यानी लगभग उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग यशोवर्मन के अधीन हो जाता है। आइए इसको देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पौरव वंश के अगर प्रमुख शासकों की बात की जाए तो तालेश्वर अभिलेख से हमें या ताम्रपत्र से हमें केवल 5 शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, धोतीवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के तालेश्वर ताम्रपत्र में। ये दोनों का ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। और अगर इनकी वंश की बात की जाए तो ये सोन वंशीय राजा रहते हैं, पौरव वंश से संबंधित है। अगर इसके प्रारंभिक संस्थापक राजाओं की बात की जाए तो विष्णुवर्मन और वृषवर्मन इसके प्रारंभिक संस्थापक राजा माने जाते हैं और प्रारंभ में ये दोनों विष्णुवर्मन प्रथम और वृषवर्मन हर्ष के अधीन थे, परंतु मृत्यु के बाद स्वतंत्र सत्ता इन्होंने स्थापित नहीं की। जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी ये हर्ष के प्रति ही अपना समर्पण दिखाते हैं और अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं करते हैं। इसके बाद वृषवर्मन के बाद अग्निवर्मन शासक बनते हैं और ये प्रथम संप्रभु शासक बनते हैं, यानी ये स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं और महाराजा धीराज परम भद्वारक जैसी प्रमुख उपाधियां धारण करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक स्वतंत्र शासक थे। इसके बाद धोतीवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। अग्निवर्मन के बाद धोतीवर्मन शासक बनते हैं और यह भी एक स्वतंत्र शासक रहते हैं और इन्होंने एक ठोस प्रशासनिक संरचना स्थापित की है। इसके बाद विष्णुवर्मन द्वितीय शासक बनते हैं और इसके बाद ना तो हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य और ना ही कोई पुरातात्विक साक्ष्यों से इसके बाद के शासकों की कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। यानी अगर पौरव वंश के शासकों की बात की जाए तो हमें ये 5 शासक की ही जानकारी हमें इस वंश से प्राप्त होती है।
इसके बाद नेक्स्ट अगर पौरव वंशीय शासन प्रशासन की बात की जाए तो इसको उत्तराखंड के इतिहास में शासन प्रशासन प्रारंभ करने वाला राजवंश भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड के इतिहास में शासन प्रशासन प्रारंभ करने वाला कौन सा राजवंश है, तो वह पौरव राजवंश है। यानी पौरव राजवंश ही उत्तराखंड में शासन प्रशासन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इनको। इसके बाद इनके शासन प्रशासन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रारंभ में गुप्त व हर्ष की जो प्रशासनिक संरचना की झलक दिखाई देती है, और थोड़ा बहुत मौर्य से भी, जो मौर्य थे उनसे भी इनकी थोड़ा बहुत जो चीजें हैं शासन प्रशासन में वो इन्होंने ग्रहण की हैं। यानी जो इनकी प्रशासनिक संरचना है उसमें गुप्त व हर्षकालीन जो प्रशासनिक संरचना थी उसका काफी महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये उससे पहले के राजवंश थे। इसलिए बाद में जो ये पौरव आए तो इन्होंने, जाहिर सी बात है, इन्होंने वहां से जो अच्छी चीजें इन्होंने शासन प्रशासन की लगी होंगी वो इन्होंने अडॉप्ट की होंगी। इसके बाद जो अगर इनके शासन प्रशासन की बात की जाए तो इसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राजा होता था, जिसमें समस्त विधायी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियां राजा में निहित होती थी। यानी सभी प्रमुख सर्वे सर्वा राजा ही होता था। लेकिन समस्त शक्तियों का स्वामी होने के बावजूद राजा क्या होता था, निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की जो न्यायोचित फैसले होते थे उसके अकॉर्डिंग शासन करते थे। इसके बाद ये गौ ब्राह्मण हितैषी के नाम से शासक प्रचलित थे, और एक खुद को स्वयं को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। इसके अलावा जो उनके प्रशासन के संचालन हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी, यानी एक पूरी टीम होती थी जो शासन प्रशासन का संचालन करती थी। यानी इनकी काफी सुदृढ़ एक शासन प्रशासन की एक व्यवस्था थी। तो इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से इसमें जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं इनके शासन प्रशासन में, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें पहला है कि अमात्य, यानी एक प्रकार के प्रधानमंत्री होते हैं और ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजा के बाद सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, उसे अमात्य कहा जाता था। इसके बाद कुमार अमात्य, ये युवराज होता था, राजा का बेटा होता था, कुमार अमात्य उसे कहा जाता था। बलाध्यक्ष होता था, सेनापति को कहा जाता था। संधि विग्रहक यानी युद्ध और शांति करने वाला अधिकारी। राज दैवारिक यानी राजमहल में जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनकी देखभाल करने वाला। इसके साथ ही जो अगर पौरव सेना की बात की जाए तो जो पौरव सेना थी वह 3 भागों में विभक्त थी, घुड़सेना, हाथी सेना और पैदल सेना। यानी 3 भागों में पौरव सेना विभक्त थी, जिनके सेना प्रमुख, घुड़सेना के सेना प्रमुख अश्वपति कहलाते थे, हाथी सेना के गजपति और पैदल सेना के जीवनपति। और इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होता था उसे बलाध्यक्ष यानी सेनापति कहा जाता था, जो तीनों सेनाओं को नियंत्रण करता था। यानी उनका प्रमुख क्या कहलाता था, बलाध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद कोटाधिकरण यानी राजमहल देखरेख व प्रबंधन, प्रतिहार, राज परिवार की सुरक्षा, कार्गिक, जन प्रार्थनाओं को राजा तक पहुंचाने का काम करते थे। द्रोणाधिकृत और सर्वविश्व प्रधान देव, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट अधिकारी रहते हैं। इसके बाद सुपकारपति, ये राजकीय भोजनालय प्रबंधक रहते हैं। कायस्थ व दिव्यपति, यानी ये भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी है, कायस्थ और दिव्यपति। इसके अलावा भोगिक, एक प्रकार का कर होता था, भोग कर होता था, तो उसको वसूलने वाला अधिकारी भोगिक कहलाता था। और इसकी सहायता हेतु यानी करिक और कुलचारिक नामक अधिकारी होते थे इसकी सहायतार्थ हेतु। इसके अलावा दंडपासिक, जो पुलिस अधिकारी होता था उसे दंडपासिक कहा जाता था, और इसकी सहायता हेतु दंडोपरिक व कटुक नामक अधिकारी होते थे, जिनका वर्णन हमें ताम्रपत्र लेखों और साहित्यिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसके बाद अगर पौरव राजवंश से संबंधित उनकी उस टाइम पीरियड की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड में बौद्ध व हिंदू धर्म का मुख्य रूप से प्रचलन की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उनके शासन में जो ज्यादातर जो जनता रही होगी वह बौद्ध व हिंदू धर्म से संबंधित रही होगी। ब्रह्मपुर में यानी जो राजधानी क्षेत्र है उसमें 5 बौद्ध विहारीय मठ होने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जब वैनसांग ने वहां यात्रा की थी तो चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में ये वर्णन किया है कि वह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है और वहां पर 5 बौद्ध विहार या मठ होने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा
सभी धर्मों के लोगों का यहाँ पर मिलजुल कर रहना देखा जाता है कि जो सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। और जो पौरव वंश के शासक हैं वो भी धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे, यानी सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते थे। तो ये कुछ सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के इम्पोर्टेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा अगर इनके कुल देवता की बात की जाए तो पौरव वंश के कुल देवता वर्णेश्वर स्वामी को कहा जाता है। वर्णेश्वर स्वामी बताए जाते हैं और जिसकी एकता चौथानपट्टी स्थित विनो या विनुधारा के तटवर्ती विंसर से की जाती है। इसके बाद अगर इनके पौरव वंश से अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि आय का जो मुख्य स्रोत है वह उस टाइम पे भूमि कर रहता है, यानी जो इनकम का मेन सोर्स रहता है वह भूमि कर रहता है। और भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी भागी कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो भूमि कर वसूलने अधिकारी होता है उसे भागी कहलाता है। जो कर रहता है भूमि कर उसको वसूलने वाला अधिकारी भागी कहलाता है। और भूमि कर उपज का 1/6 यानी 1/6 भाग अन्न के रूप में लिया जाता था, यानी मुद्रा के रूप में नहीं लिया जाता था, ये अन्न के रूप में 1/6 भाग यानी जो उपज होती थी उसका 6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। और समस्त जो भूमि होती थी उसका स्वामी राजा होता था। वह जब चाहे किसी की भी भूमि को क्रय विक्रय कर सकता है, यानी बेच सकता था, खरीद सकता था। इसके अलावा अगर पौरव काल में जो समस्त भूमि थी उसका विभाजन 2 भागों में किया जाता है, यानी उसको 2 भागों में बांट रखा था। फर्स्ट है केदार भूमि। केदार भूमि कहा जाता है सिंचित भूमि को, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी उसे केदार भूमि के नाम से जाना जाता था। और दूसरी थी सारी भूमि, यानी जो असिंचित भूमि थी, जहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं थी, उसे सारी भूमि के नाम से संबोधित किया जाता था। और अन्य कुछ सामान्य कर भी थे जिसे भोग कहा जाता था तथा इसको वसूलने वाले अधिकारी को भोगिक के नाम से संबोधित किया जाता था। और भूमि मापन की जो प्रमुख इकाइयाँ थी, यानी पौरव वंश में जो भूमि मापन की प्रमुख इकाइयाँ थी वो द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम, यानी ये 3 प्रमुख इकाइयाँ थी जिनसे भूमि को नापा जाता था। द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए तो हर्ष की मृत्यु के बाद जो फैली अराजकता से उत्तरी भारत में नवीन राज्यों को उदय का बल मिलता है। और इसी क्रम में क्या होता है, जो पौरव राजवंश के शासक रहते हैं वह स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो इसी क्रम में ये स्वयं को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करते हैं। परंतु जब कान्यकुब्ज के शासक यशोवर्मन ने लगभग 725 ईस्वी में हिमालय अभियान किया, यानी जब उसने मध्य हिमालय पर आक्रमण किया, तो ये जो पौरव वंश रहता है, यानी ब्रह्मपुर के जो पौरव वंशीय सोन वंशीय शासक हैं, ये यशोवर्मन के अधीन हो जाते हैं और इसका जो ब्रह्मपुर राज्य है इसका पतन हो जाता है। अतः इतिहासकारों द्वारा पौरव वंश का शासनकाल 647 से 725 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो ये पौरव वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।